गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे आज बीए सेकेंड ईयर के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मनी, मुद्रा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। मुद्रा क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मुद्रा शब्द जो है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। मुद्रा शब्द ये अंग्रेजी भाषा के मनी, अंग्रेजी भाषा के मनी शब्द का हिंदी रूपांतर है, अर्थात मुद्रा को अंग्रेजी भाषा में मनी कहते हैं। और मनी शब्द जो है, ये मनी जो शब्द है, मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लैटिन भाषा के मोनेटा, MONETA, बात समझ में आ गई। मुद्रा शब्द जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मनी कहते हैं। और जो मनी शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुआ है। रोम की देवी जूनो, गॉडेस जूनो, जो मोनेटा शब्द है, ये रोम की देवी जूनो का ही दूसरा नाम है। बात समझ में आ गई। मोनेटा शब्द जो है, ये रोम की देवी जिनका नाम था जूनो, इन्हीं का दूसरा नाम क्या था? मोनेटा था। ऐसा कहा जाता है कि इटली में गॉडेस जूनो को, देवी जूनो को स्वर्ग की देवी कहा जाता है। गॉडेस जूनो को क्या कहा जाता है? गॉडेस जूनो को स्वर्ग की देवी कहा जाता था। इटली, ठीक है। तो इटली में देवी जूनो को स्वर्ग की देवी कहा जाता था। और देवी जूनो का जो मंदिर था, इनके मंदिर में ही क्या होता था? सिक्कों का टंकड़ होता था। सिक्कों का टंकड़ होता था, अर्थात सिक्कों की ढलाई होती थी। टंकड़ होता था मतलब सिक्कों की ढलाई। कहाँ होती थी इनकी ढलाई? सिक्कों की ढलाई होती थी देवी जूनो के मंदिर में। तो चूंकि देवी जूनो का नाम मोनेटा था और इनके मंदिर में ही जो है क्या होता था? सिक्कों की ढलाई होती थी, इसलिए इन सिक्कों को क्या नाम दिया गया? इन सिक्कों का नाम दिया गया मोनेटा। और यही मोनेटा शब्द जो है धीरे धीरे क्या हुआ? इसको मनी के नाम से जाने लगा। मोनेटा शब्द का ही नाम जो है, मोनेटा शब्द को ही धीरे धीरे मनी के नाम से जाना लगा। तो कहने मतलब क्या है? ये पूरा मतलब आपको समझ में आया कि मुद्रा शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के मनी शब्द से, मनी शब्द का जो है हिंदी रूपांतर है, और मनी शब्द जो है लैटिन भाषा के मोनेटा से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। रोम की जो देवी थी जूनो, इनका ही दूसरा नाम मोनेटा भी था। और इनके मंदिर में क्या होता था? सिक्कों की ढलाई होती थी, इसलिए उन सिक्कों को मोनेटा कहा गया। और वही मोनेटा धीरे धीरे किस में चेंज हो गया? मनी शब्द में चेंज हो गया। उसको बाद में धीरे धीरे हम क्या बोलने लगे? मनी बोलने लगे। लेकिन कुछ विद्वानों का मत था
कि मणि जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, तो कुछ विद्वानों का जो मत था, मणि शब्द जो है इसकी व्युत्पत्ति ये लैटिन भाषा के ही पेकोनिया शब्द से हुई। मणि शब्द की व्युत्पत्ति कुछ विद्वानों का मत था कि मणि शब्द की जो व्युत्पत्ति ये जो है पेकोनिया, लैटिन भाषा के पेकोनिया शब्द से हुआ, और जो पेकोनिया शब्द है ये पेकुस शब्द से मिलकर बना था, पेकुस से इसकी व्युत्पत्ति हुई थी। मणि शब्द लैटिन भाषा के पेकोनिया जो कि पेक्युस से बना हुआ था, जिसका अर्थ होता था पशु संपत्ति। इसका क्या अर्थ होता था? पशु संपत्ति। क्योंकि उन दिनों क्या था कि रोम में पशु का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। पशु जो है संपत्ति के रूप में, धन के रूप में, मुद्रा के रूप में जो है पशुओं का अधिक से अधिक प्रयोग होता था। इसीलिए जो है पशु को ही, पशु संपत्ति को ही क्या कहा गया? पेकोनिया। यानी पेकोनिया को, जो कि पेकुस शब्द से मिलकर बना है, पेकुस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पशु संपत्ति। और ये जो है किसका रूप है? ये मणि। यानी मणि जो है लैटिन भाषा के पेकोनिया जो कि पेकुस से बना है, जिसका अर्थ क्या है? पशु संपत्ति है। और पशु संपत्ति इसलिए कहा गया क्योंकि उन दिनों जो है मैंने आपको बताया कि पशु का जो इस्तेमाल होता था वो धन के रूप में, संपत्ति के रूप में होता था, मुद्रा के रूप में होता था। इसलिए मुद्रा को क्या कहा गया? पेकुस या पेकोनिया या पेकुस कहा गया, है ना। तो बात समझ में आ गई। मणि शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं, मणि शब्द की व्युत्पत्ति यहाँ पर एक लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से माना गया, दूसरा आप देख रहे हैं पेकोनिया शब्द से माना गया। इसका मतलब है कि मणि शब्द की व्युत्पत्ति में भी अर्थशास्त्रियों में क्या है? मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि मोनेटा शब्द से हुआ है, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पेकोनिया शब्द से हुई है। बात समझ में आ गई इतनी? ये तो इसकी उत्पत्ति की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करें कि मुद्रा जो है इसका विकास क्यों हुआ, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसने जो है मुद्रा का प्रादुर्भाव किया। आइए हम उसी पर चर्चा करते हैं। पहले जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय कौन सा सिस्टम था? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। कौन सिस्टम थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था उसके पहले जो विनिमय का कार्य होता था, विनिमय मतलब अभी हमारा आप देखेंगे फर्स्ट ईयर के जो है वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सचेंज क्या होता है। विनिमय, एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन। विनिमय का मतलब क्या होता है? लेन देन। जो लेन देन किया जाता था, पहले जो लेन देन का कार्य होता था वो सिस्टम कैसा था? वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। इसका मतलब क्या था कि जो लेन और देन, लेन देन मतलब एक लेने वाला एक देने वाला, एक व्यक्ति लेने वाला जिसको वस्तु की जरूरत है और एक जो है देने वाला है ना, जो उसको जो है जरूरत नहीं है वो देने के लिए तैयार है। यहाँ पर जो हम बात करें, जो सिस्टम था, वस्तु का जो एक्सचेंज होता था वो वस्तु से ही होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का जो एक्सचेंज होता था वो वस्तु से ही होता था। ठीक है, विनिमय वस्तु का वस्तु से ही होता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखते हैं हम, जैसे किसी व्यक्ति को सब्जी लेनी है, किसी व्यक्ति को सब्जी लेनी है, उसके पास सब्जी नहीं है, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अनाज है, मान लीजिए गेहूं है, लेकिन उसके पास सब्जी नहीं है।
तो ये दोनों जो व्यक्ति हैं, मान लीजिए ए व्यक्ति हो गया, ये बी व्यक्ति हो गया। ए व्यक्ति जिसके पास सब्जी है, बी व्यक्ति जिसके पास गेहूं है। अब बी को सब्जी चाहिए और ए को क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। तो यहां पे क्या होता था, एक्सचेंज होता था, यानी ये जो है गेहूं के बदले इसको क्या देता था, सब्जी देता था। ए जो है गेहूं के बदले बी को क्या देता था, सब्जी देता था। और बी क्या करता था, अपना जो है सब्जी के बदले क्या देता था, गेहूं देता था। इस तरीके से दोनों के बीच क्या होता था, विनिमय का कार्य होता था। और वो विनिमय कैसे होता था, वस्तुओं में ही होता था। एक वस्तु प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु को देता था, ऐसे ही दूसरा व्यक्ति दूसरी वस्तु प्राप्त करने के लिए एक वस्तु देता था। जिसके पास जो वस्तु होता था पर्याप्त मात्रा में वह उसको देता था, और जो उसके पास नहीं होता था वह उस वस्तु को लेता था। तो ये सिस्टम जो था इसी को क्या कहते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये पहले जो है आपका जो सिस्टम था, जब मुद्रा ये सिस्टम कब था, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ। लेकिन इस सिस्टम में क्या हुआ कि बहुत सारी कठिनाइयां शुरू हो गई। कठिनाइयां कहाँ शुरू हुई, पहली बात, पहली कठिनाई ये है कि मान लीजिए कि ए व्यक्ति, मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है और वाई व्यक्ति है। इसके पास दूध है और इसके पास अनाज है, मान लीजिए गेहूं है, चावल है। अब वाई व्यक्ति को दूध की जरूरत है, वाई व्यक्ति दूध चाहता है, लेकिन एक्स व्यक्ति को चावल की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विनिमय कैसे संभव होगा, यानी एक व्यक्ति को एक वस्तु की आवश्यकता है, लेकिन जो इसके पास वस्तु देने के लिए है उसकी आवश्यकता इस व्यक्ति को नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विनिमय की समस्या उत्पन्न हो गई। कहने का मतलब क्या है भाई, विनिमय तभी हो पाएगा जब दोनों की जरूरत पर्याप्त वस्तु जो उसके पास है ना, वही वस्तु जो है वो लेने के लिए सामने वाला तैयार हो, और जो उसके पास वस्तु है उसको लेने के लिए ये वाला आदमी तैयार हो। जब दोनों का तालमेल सही रहेगा तभी क्या होगा, तभी एक्सचेंज हो पाएगा। अब यहाँ पे एक्सचेंज की समस्या शुरू हो गई। अब यहाँ पे एक्सचेंज कैसे होगा, ये दूध देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये चावल नहीं लेना चाहता, और ये जो है दूध लेने के लिए तैयार है और चावल देना चाहता है, ये लेना नहीं चाहता है। एक समस्या। दूसरी समस्या ये है कि कितनी मात्रा में इसका मूल्य क्या हो, मूल्य का मापन कैसे किया जाए, मूल्य का मापन। अब दूध के बदले चावल कितना दिया जाए, किस मात्रा में दिया जाए, कैसे हम दूध का वैल्यू मापें, इसका मूल्य को कैसे हम मापें, ये समस्या उत्पन्न हुई। तीसरी समस्या क्या थी, तीसरी समस्या ये थी कि एक वस्तु का जब दूसरे वस्तु में जब हम एक्सचेंज करते थे तो इसमें क्या होता था, बहुत अधिक कठिनाई भी होती थी। कठिनाई कैसे होती थी, अब हमको जो है मान लीजिए कि गेहूं की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास वस्तु के रूप में पर्याप्त मात्रा मान लीजिए कुछ नहीं है, पशुधन है। पशुधन मान लीजिए हमारे पास जो है एक गाय है। अब मैं गाय किसी को दूंगा जिसके पास गेहूं है, उससे जो है मैं क्या करूंगा, गेहूं लूंगा। अब पता चला जो जिसके पास गेहूं है वो गाय लेने के लिए तैयार तो है, लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा है। तो अब जो है गेहूं लेने के लिए उसको जो है काफ़ी दूरी तय करना पड़ेगा, गाय को लेकर वहाँ जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से गेहूं को लेकर आना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता था कि एक्सचेंज में जो है आपका असुविधा उत्पन्न होती थी। इसके अलावा मूल्य संचय की भी समस्या होती थी, जो वस्तु था इसमें मूल्य का जो है संचय नहीं हो पाता था। तो ये तमाम जो है जो समस्याएं थी, इन तमाम समस्याओं से ही क्या हुआ कि मुद्रा का जन्म हुआ। क्योंकि इसमें जो है अभी आपने देखा यहाँ पर कि सामान्य स्वीकृति नहीं थी। जब सामान्य स्वीकृति नहीं थी, विनिमय में कठिनाई हो रही थी, मूल्य मापन में समस्या हो रही थी, मूल्य संचय में समस्या हो रही थी, है ना। और जो आर्थिक गतिविधियां थी वो भी क्या थी, बहुत ही स्लो थी, धीमी थी।
इन समस्याओं को दूर करने के लिए विनिमय की जो समस्या है, विनिमय के माध्यम के रूप में विनिमय की जो समस्या थी, इसको समाप्त करने के लिए मूल्य मापन, मूल्य संचय, इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए इसके अतिरिक्त आपको मैं बताऊं कि ये सारी जितनी भी समस्याएं थी इनको समाप्त करते हुए और आर्थिक गतिविधि में तेजी लाने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। मुद्रा के आने से क्या हुआ? मुद्रा क्या है? अभी इसी पर हम चर्चा करेंगे। मुद्रा क्या है? मुद्रा के आने से क्या हुआ कि जो हमारा विनिमय का माध्यम था वो बहुत ही आसान हो गया। अब हमको क्या हुआ कि जब हमको कोई वस्तु लेना होता था तो उससे हम क्या करते थे? मुद्रा हम उसको देते थे और वस्तु प्राप्त कर लेते थे, और सामने वाला भी मुद्रा लेने के लिए तैयार था, क्योंकि मुद्रा में क्या था? सर्वग्राह्यता का गुण था। सभी लोग उसको स्वीकार करते थे, ग्रहण करते थे। इसलिए जो है ये समस्या समाप्त हो गई। और मुद्रा के द्वारा मूल्य मापन का भी जो है समस्या समाप्त हो गया। मुद्रा के द्वारा आसानी से कोई भी वस्तु, गाय है, दूध है, इसका मूल्य क्या होगा? मुद्रा के द्वारा आसानी से उसको हम माप भी सकते थे। और मुद्रा में जो है मूल्य संचय का भी गुण पाया जाता है। इस तरीके से इन समस्याओं को दूर करने के लिए ही मुद्रा का आविष्कार हुआ। और मुद्रा का जो आविष्कार हुआ, सर्वप्रथम धातु मुद्रा के रूप में जो है इसका आविष्कार हुआ। धीरे धीरे जो है पत्र मुद्रा, शाक मुद्रा में इसका प्रयोग किया गया। तो मुद्रा का जो प्रयोग है, ये सर्वप्रथम भारत में हम बात करें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है भारत में मुद्रा का आविष्कार हुआ। आइए हम बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ मनी। मुद्रा की परिभाषाएं क्या हैं? अब हम मुद्रा की परिभाषाओं पे बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जो है यहाँ पर देखें कि किस तरीके से मुद्रा की व्युत्पत्ति हुई और मुद्रा जो है ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके उद्भव का कारण क्या था, किस तरीके से जो है इसका विकास हुआ, इस पर चर्चा हम लोगों ने अभी किया। अब हम जो है चर्चा करेंगे डेफिनेशंस ऑफ मनी, मुद्रा की परिभाषाएं, ठीक है। आइए हम मुद्रा की परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं, ठीक है। मुद्रा की परिभाषाओं पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मुद्रा की परिभाषाएं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि मुद्रा की जो परिभाषाएं दी गई उसको हम मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका है प्रकृति के आधार पर परिभाषाएं, और दूसरा जो है अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण के आधार पर परिभाषाएं। प्रकृति के आधार पर जो परिभाषाएं दी गई इनको भी हम 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं। प्रकृति के आधार पर जो परिभाषाएं दी गई इनको भी हम 3 वर्गों में डिवाइड करेंगे, जिसमें आपका पहले वर्ग की जो परिभाषा होगी उसका नाम है वर्णनात्मक अथवा कार्यात्मक। वर्णनात्मक अथवा कार्यात्मक परिभाषाएं। दूसरे वर्ग की जो परिभाषा है उसका नाम है वैधानिक परिभाषाएं। और तीसरे वर्ग की जो परिभाषा है उसका नाम है सामान्य स्वीकृति के आधार पर परिभाषा है। तो सामान्य स्वीकृति के आधार पर परिभाषाएं।
अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण के आधार पर यदि हम बात करें तो इसको भी हम 4 वर्गों में डिवाइड करेंगे। अभी इसको पढ़ने से पहले आइए पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रकृति के आधार पर जो परिभाषाएं दी गई अर्थशास्त्रियों के द्वारा, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद तब हम अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण के आधार पर जो उनका सैद्धांतिक अनुभवजन्य जो परिभाषाएं हैं उस पर चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं वर्णनात्मक अथवा कार्यात्मक परिभाषाएं। इस तरह इस वर्ग की जो परिभाषाएं थी उसमें उन परिभाषाओं को रखा गया जो मुद्रा के कार्यों का वर्णन करती थी। इसमें जो है जैसे हार्टले विदर्स की परिभाषा आती है वर्णनात्मक परिभाषा के अंतर्गत, आपका हार्टले विदर्स की परिभाषा आती है हार्टले विदर्स। हार्टले विदर्स ने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इज व्हाट मनी डज, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मुद्रा का कार्य करने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं हम उनको मुद्रा कह सकते हैं। यानी यहाँ पे कार्य के आधार पर यदि किसी मुद्रा में मूल्य मापन का गुण है, मूल्य मापन का कार्य करती है, विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, मूल्य संचय का कार्य करती है, अर्थात जो भी वस्तु मुद्रा के रूप में कार्य करती है उसको हम क्या कहेंगे? मुद्रा कहेंगे। ऐसा किसने कहा? हार्टले विदर्स ने कहा। क्या कहा? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मनी इज व्हाट मनी डज। बात समझ में आ गई? हार्टले विदर्स ने क्या कहा? हार्टले विदर्स ने कार्य के आधार पर मुद्रा की परिभाषा जो है दी थी। वैधानिक परिभाषाएं क्या हैं? लीगल डेफिनेशंस क्या हैं? इन परिभाषाओं के अंतर्गत मुद्रा को उस वस्तु के रूप में माना गया जिसे स्टेट और गवर्नमेंट, राज्य अथवा सरकार के द्वारा मुद्रा घोषित कर दिया जाए। वैधानिक परिभाषा में प्रोफेसर नैप की परिभाषा आती है। प्रोफेसर नैप की परिभाषा आती है और प्रोफेसर नैप ने मुद्रा को परिभाषित करते हुए कहा कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे राज्य ने मुद्रा घोषित कर दिया। अर्थात राज्य द्वारा जिस वस्तु को मुद्रा घोषित कर दिया जाए वह वस्तु क्या कहलाएगी? मुद्रा कहलाएगी। ये वैधानिक लीगल बात कर रहे हैं। मतलब मुद्रा क्या है? कोई भी वस्तु हो सकता है, लेकिन उस वस्तु को क्या होना चाहिए? राज्य द्वारा या सरकार द्वारा मुद्रा घोषित कर दिया जाना चाहिए। तो जिस वस्तु को गवर्नमेंट द्वारा मुद्रा घोषित कर दिया जाए उसी को हम क्या कहेंगे? मुद्रा कहेंगे। ऐसा किसने कहा? ऐसा जो है प्रोफेसर नैप ने कहा और इसलिए इनकी परिभाषा को क्या कहा गया? वैधानिक परिभाषा के अंतर्गत इनकी परिभाषा को रखा गया। ठीक है, अगला जो परिभाषा का जो है मुद्रा की परिभाषा का जो अगला वर्गीकरण है उसका नाम है सामान्य स्वीकृति के आधार पर परिभाषा। सामान्य स्वीकृति के आधार पर मुद्रा की वे परिभाषाएं आती हैं जिनमें मुद्रा को सामान्य स्वीकृति प्रदान हो। यानी वह वस्तुएं जो क्या हो?
सामान्य स्वीकृति प्रदान की गई हो उसको क्या कहेंगे? हम मुद्रा कहेंगे। इसके अंतर्गत जो है सेलिगमैन की परिभाषा आती है। सेलिगमैन सेलिगमैन, क्राउथर, इन सब की परिभाषाएं जो है इसमें आती है। तो सेलिगमैन ने क्या कहा? मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो। सर्वग्राह्यता मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वे सारी वस्तुएं जो क्या हो, स्वतंत्र रूप से, सामान्य रूप से, सामान्य लोगों में क्या हो, उसकी स्वीकृति प्रदान हो, जिसको सब लोग स्वीकार करें, जो सर्वग्राही हो, सबके द्वारा जो है स्वीकृति हो, सब उसको आसानी से ले सकें, स्वीकार कर सकें, वे सारी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? मुद्रा कहलाएंगी। यानी ऐसे मुद्रा वह वस्तु है जिसमें क्या हो? सर्वग्राह्यता हो। सर्वग्राह्यता मतलब ये हो, ये है कि जिसे सभी लोग आसानी से, बिना किसी दबाव के, सामान्य रूप से सभी लोग उसको स्वीकार करते हों, तो इस तरह की जो वस्तु होगी उसको क्या कहा जाएगा? मुद्रा कहा जाएगा। ये जो है सामान्य स्वीकृति के आधार पर दी गई परिभाषाओं के अंतर्गत ये परिभाषा रखा गया है। बात समझ में आ गई? तो मनी के नेचर के आधार पर जो है ये तीन वर्गों में जो परिभाषाएं हमने आपको बताया, वर्णनात्मक परिभाषाएं या कार्यात्मक परिभाषाएं जो कि कार्य के आधार पर जो है डिफाइन किया गया, वैधानिक परिभाषाएं जो सरकार द्वारा कानूनी मान्यता के आधार पर जो है डिफाइन किया गया, और सामान्य स्वीकृति के आधार पर जो परिभाषाएं दी गई जो कि सर्वग्राह्यता के आधार पर जो जिसको डिफाइन किया गया। तो ये तीन तरह के जो है वर्गों में मुद्रा की परिभाषाओं को क्या किया गया? डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया। इतनी बात समझ में आ गई? आगे हम चलते हैं। जो दूसरा भाग है अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण के आधार पर, इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं। सेकंड आपका जो भाग है मुद्रा का, मुद्रा की परिभाषाओं का, वो है अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण के आधार पर। तो इसको हम देखते हैं, इसको भी जो है कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है आप देख लीजिए। इसमें आपका पहला आता है परंपरागत या परंपरावादी परिभाषाएं या दृष्टिकोण। दूसरा आता है फ्रीडमैन की परिभाषा। या शिकागो दृष्टिकोण। शिकागो दृष्टिकोण। नेक्स्ट अगला जो है वो है गुरले तथा सा की परिभाषा या दृष्टिकोण। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका केंद्रीय बैंकिंग केंद्रीय
बैंकिंग या रैडक्लिफ दृष्टिकोण, रैडक्लिफ दृष्टिकोण। इस तरीके से आप देखिए कि अर्थशास्त्रियों का जो इकोनॉमिस्ट का जो व्यू था, दृष्टिकोण था, उसके आधार पर जो है मुद्रा को, मनी को किस तरीके से डिफाइन किया गया। यदि हम इसकी बात करें, इसको आप देखिए मुख्य रूप से 4 वर्गों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट जो आपका व्यू है, पहला जो दृष्टिकोण है, जिसको हम परंपरागत दृष्टिकोण या परंपरावादी दृष्टिकोण या परंपरागत परिभाषाएं हम कहते हैं, इसके अंतर्गत परंपरागत जो दृष्टिकोण था, इस दृष्टिकोण के अनुसार पहला जो आपका परंपरागत जो व्यू था, इसके अनुसार मुद्रा क्या था? इसके अनुसार मुद्रा, मनी क्या था? इसके अनुसार मुद्रा को करेंसी प्लस मार्क जमा, अर्थात करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, मनी, ये मनी जो है परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा के अंतर्गत करेंसी और मार्क जमा को सम्मिलित किया गया। अर्थात करेंसी और मार्क जमा दोनों को मिलाकर ही क्या होता है, मुद्रा का, मनी का कॉन्सेप्ट बनता है। यानी मुद्रा के अंतर्गत करेंसी और डिमांड डिपॉजिट दोनों को सम्मिलित किया जाता है। ये दृष्टिकोण किसका है? परंपरागत दृष्टिकोण है, ट्रेडिशनल जो है व्यू था। अब इसमें हम आपको बताएं करेंसी क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, इसको भी समझना आपके लिए जरूरी है। तो करेंसी क्या होता है? तो करेंसी ये आपका होता है सभी प्रकार के जो नोट होते हैं और सिक्के होते हैं, नोट और सिक्कों को क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं। तो जो चलन में आपके नोट और सिक्के होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? करेंसी कहेंगे। तो करेंसी, इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट, मार्क जमा। अब जो मार्क जमा है ये बैंक से संबंधित है। बैंक में जो हम अपनी बचत को, अपने रुपए को क्या करते हैं? अपने रुपए का एक भाग जो है अपने आय के, जो आय से जो हम बचत करते हैं उसका एक भाग क्या करते हैं? बैंकों में जमा कर देते हैं। और बैंकों में जो हम जमा करते हैं, हम इस तरीके से जमा करते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर क्या करते हैं? हम उसका डिमांड भी करते हैं, मांग भी करते हैं। और हमारे द्वारा जमा की गई राशि जब भी हम बैंक से मांगते हैं तो बैंक हमको पुनः क्या करता है? वापस कर देता है। तो इस तरह का जो जमा होता है उसको हम क्या करते हैं? मार्क जमा करते हैं। जैसे हम बैंक में क्या करते हैं? अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट है हमारा। अब उसमें हमने क्या किया? पैसे को जमा कर दिया। अब हमको पैसे की ज़रूरत है, रुपए की ज़रूरत है, करेंसी की ज़रूरत है, मुद्रा की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे? हम उससे डिमांड करेंगे, मांग करेंगे। जब हम मांग करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? बैंक हमको वो रुपया क्या करता है? रुपया शब्द का हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि भारत में जो आपका करेंसी है, जो मनी है, मुद्रा है, उसका नाम क्या है? रुपया। हमारे यहाँ जो मुद्रा का नाम है उसका क्या नाम है? रुपया है। ठीक है। तो जो मुद्रा आप जो है बैंकों में जमा करते हैं, है ना, और आवश्यकता पड़ने पर जब उसको मांगते हैं तो आपको वापस हो जाता है, आपको मिल जाता है। इसलिए इसको क्या करते हैं? मार्क जमा करते हैं। इसको भी क्यों सम्मिलित किया जाता है? क्योंकि जो करेंसी होती है ये क्या होता है? ये चलन में होता है। करेंसी चलन में होता है, हम लेन देन करते हैं नकदी रूप में। लेकिन हमारे जो मुद्रा का एक भाग जो है वो कहाँ पे होता है? बैंकों में भी होता है, जो कि जमा के रूप में हम उसको रखते हैं, आवश्यकता पड़ने पर मांगते हैं और फिर से क्या होता है? वो भी चलन में आ जाता है। तो इसलिए जो है
जो ट्रेडिशनल व्यू था इसके अनुसार जो है जो मनी है वो क्या है, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट दोनों को मिलाकर जो है क्या बनता है, मुद्रा बनता है। इसका मतलब मुद्रा के अंतर्गत करेंसी और डिमांड डिपॉजिट दोनों को सम्मिलित किया जाता है। तो बात समझ में आ गई आपको। करेंसी का मतलब क्या होता है, नोट और सिक्के दोनों सम्मिलित होते हैं। मार्क जमा क्या होता है, बैंकों में जमा की गई वह राशि जो हम क्या करते हैं आवश्यकता अनुसार उसको हम चेक के माध्यम से, है ना, या फिर विड्रॉल के माध्यम से क्या करते हैं, उस रुपए को वापस ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो उसी क्या करते हैं, मार्क जमा करते हैं। जैसे हमारा सेविंग अकाउंट में जो पैसे जमा होते हैं, है ना, या फिर जो करंट अकाउंट होता है उसमें जो पैसा जमा होते हैं, तो उसको जो है जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम बैंक से डिमांड करते हैं तो हमको मिल जाता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, हम मार्क जमा या डिमांड डिपॉजिट करते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे फ्रीडमैन। फ्रीडमैन का व्यू क्या था। फ्रीडमैन का जो व्यू था, इन्होंने, अब फ्रीडमैन कौन से, पहले इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये शिकागो स्कूल से संबंधित थे अर्थशास्त्री। ये जो अर्थशास्त्री थे वो कहाँ संबंधित थे, शिकागो स्कूल से संबंधित थे। ठीक है, तो अब हम जो है दूसरा जो हमारा अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण के आधार पर जो दूसरे वर्ग की जो परिभाषा है उसका नाम क्या है, फ्रीडमैन की परिभाषा या शिकागो दृष्टिकोण। अब इस पर हम बात कर रहे थे, अभी हम आपको बता रहे थे कि फ्रीडमैन कौन थे, ये शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो है क्या थे, अर्थशास्त्री थे, और ये क्या थे, नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। तो शिकागो स्कूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन, इन्होंने मुद्रा के अंतर्गत करेंसी, मार्क जमा के साथ साथ सावधि जमा या समय जमा या इंग्लिश में टाइम डिपॉजिट को भी सम्मिलित किया। टाइम डिपॉजिट को भी सम्मिलित किया। करेंसी, मार्क जमा